डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अधिकार अर्थात राइट्स, उसके संबंध में, जिसमें अपन ने अधिकार कहेंगे किसे, यानी राइट्स की जो डेफिनेशन है उसके संबंध में, और इसके जो कुछ सामान्य तथ्य थे अधिकार के संबंध में, उसके बारे में अपन ने पीछे की कक्षा में पढ़ा था। आज की कक्षा में अपन देखेंगे अधिकार के संबंध में कि एक प्रकार से जो कानूनी अधिकार और एक अपने राज्य की जो सत्ता होती है उसमें किस प्रकार से आपसी अंतर संबंधित है। क्योंकि अपन ने उससे पहले की कक्षा में जो देखा था उसमें देखा था कि अधिकार है क्या, किसे अपन अधिकार कहेंगे, अधिकार आते कहाँ से हैं, किस प्रकार से अपने पास एक प्रकार से ये आते हैं और किस प्रकार से अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन इनका संरक्षण करता है, इसके संबंध में अपन ने पीछे की कक्षा में देखा था। आज देखेंगे अपन कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार से पहले अपन ने देखा था कि कुछ वर्षों पहले जब प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कुछ वर्षों से, तो उसके अंदर अब मानवाधिकार जो शब्द है उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाने लगा है। तो मानवाधिकार का ज़्यादा प्रयोग किए जाने की वजह से जो ये कानूनी अधिकार है और जो राज्य सत्ता है उसकी महत्ता है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस संबंध में मानवाधिकारों की दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी भी हो, उसकी सफलता के लिए सरकार और कानूनों का जो समर्थन प्राप्त होना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि मानवाधिकारों के अंतर्गत अपन अच्छे से जानते हैं जो इसकी एक सफलता का सूचक है वो एक सुदृढ़ लोकतंत्र है, और उसके अंदर किस प्रकार से एक प्रकार से सरकार का गठन होता है और वो किस प्रकार से विभिन्न नियम कानूनों का निर्माण करती हैं और किस प्रकार से जन समर्थन प्राप्त उनको होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी उसकी वैधता का सवाल है यहाँ। और अनेक देशों में कुछ अधिकारों को संविधान में घोषित तो कर दिया जाता है, यानी अनेक देशों में कुछ अधिकारों को संविधान में घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उस तथ्य को अपन अच्छे से देखें तो जमीनी हकीकत से काफी दूर होते हैं। तो उनको भी अपने को देखना है कि क्यों वो दूर रहते हैं, क्यों सभी अधिकार अपने को मिल नहीं पाते। उसका जो मूल कारण है वो है लोगों में अज्ञानता, जागरूकता की कमी। तो इसी संबंध में अधिकार राज्य को कुछ विशेष तरीकों से कार्य करने के लिए कानूनी दायित्व सौंपते हैं। यानी अधिकार है वो राज्य को कुछ विशेष तरीके, यानी कि किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए, उसके संबंध में कुछ कानूनी दायित्व होते हैं राज्य के। और अधिकार केवल यही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, बल्कि ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। यानी कि केवल करने के पक्ष में नहीं, अपने को क्या नहीं करना चाहिए, यानी राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, वो भी अपने को अधिकार बताते हैं। और हमारे अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता हमारे निजी जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना कार्य करे। यानी अपना जो अधिकार है वो ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता जो पावर होती है वो हमारे निजी जीवन में और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना कार्य किस प्रकार से किया जाए। यानी कि एक प्रकार से राज्य कार्य भी करे और इस प्रकार से कार्य करे कि जो अपनी निजी जीवन है, अपना जो निजी जीवन है और अपनी जो स्वतंत्रता है उसका किसी भी प्रकार से क्या नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन अधिकारों के प्रकार के अधिकार होते कौन कौन से हैं। तो अधिकार हैं वो अपन ने एक तो देखा था बिल ऑफ राइट्स, जो मूल अधिकार के अपन भारतीय संविधान की बात करते हैं वो अपन ने देखे थे कि भारतीय संविधान में जो मूल अपना संविधान था उसके अंदर 7 अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में मोरारजी लाल देसाई के काल में उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया था। यह बात भी अपने को विशेष ध्यान में रखनी है। तो अगर वर्तमान में अगर अपन बिल ऑफ राइट्स मूल अधिकारों की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास मात्र 6 अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार है वो अब इस श्रेणी में नहीं रहा है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में, उसको अब क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस संबंध में तो अपन पीछे की कक्षा में देख चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक जो घोषणा पत्र है उनको बनाने में अपनी शुरुआत करती है। यानी कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती है
कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस प्रकार से लोगों को अधिकार ये देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं कितने कितने इस प्रकार की घोषणा पत्र जारी करते हैं। वहां से उनकी क्या होती है, एक शुरुआत होती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं राजनीतिक अधिकार, तो नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार है, यानी कानून के नजर में सब सम्मान होंगे। और इसी के साथ अपना संविधान का जो आर्टिकल है 15, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो। राजनीतिक न्याय की अगर अपन बात करते हैं तो वोट देने का अर्थात मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़वाने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, अनेक प्रकार के अधिकार ये इस प्रकार के शामिल होते हैं, वो सभी के सभी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी को हक देते हैं। और आजकल अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य जो राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दी जाती है, यानी कि जो सांस्कृतिक, जो अपने कल्चर से संबंधित है, उनको भी मान्यता दी गई है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, अर्थात इस लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर। अब अपन बात करते हैं अधिकार और एक जिम्मेदारी कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो उसके संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो अधिकार राज्य पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि वह विशेष तरीके से कार्य करे, और इस प्रकार से हम पर भी अधिकारों के सावधानी से प्रयोग किए जाने की एक प्रकार से जिम्मेदारी डाली जाती है। यानी कि कहने का इन पंक्तियों का भावार्थ हुआ कि एक प्रकार से राज्य की भी ये जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार क्या होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए। और इसी के संबंध में सरकार के अंग में अपन ने देखा था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है उसका कार्य है अपने संविधान के अंदर जो उल्लेखित अधिकार हैं उनका संरक्षण किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, उनकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए, उसकी जिम्मेवारी दी गई है। तो ये एक प्रकार से जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है, यानी कि अधिकार राज्य पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि ये अधिकार अगर अपन नागरिकों को प्रदान कर रहे हैं तो उसकी सुरक्षा और उसकी जो सुनिश्चितता है वो एक प्रकार से बराबर होनी चाहिए। तो ये भी एक अधिकार के संबंध में जिम्मेदारी की बात है की गई है, यानी कि अधिकार और जिम्मेदारी के संबंध में ये प्रमुख तथ्य आते हैं कि अधिकार राज्य पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि वह विशेष तरीके से कार्य करे, इस प्रकार से कि हम सभी अधिकारों को सावधानी से प्रयोग किया जाए और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार या भेदभाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, यानी इक्वलिटी स्थापित किस प्रकार से की जाए। ये जिम्मेवारी होती है जो अधिकार मिले होते हैं उसकी सुरक्षा, उसकी व्याख्या और उसकी सुनिश्चितता करने के लिए राज्य की। तो यह बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं अधिकारों के संबंध में ही, तो अधिकार से यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करें, यानी कि अपने को जो अधिकार मिले हुए हैं इस प्रकार से सभी जो लोग होते हैं वो अपने अधिकारों की क्या करते हैं, एक अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं। तो अधिकार के संबंध में भी यह अपेक्षा यानी आशा की जाती है, अपेक्षा का अर्थ हुआ आशा। तो ये आशा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकार हैं उनका भी क्या करें, सम्मान करें, उनमें किसी भी प्रकार से दखलंदाजी ना करें। तो नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले जो नियंत्रण है उनके बारे में एक प्रकार से जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से अधिकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस प्रकार से अपन अधिकारों का विकास प्रयोग करते हुए एक प्रकार से अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इस संबंध में नागरिकों को क्या होनी चाहिए, अधिकारों के संबंध में जागरूकता होनी चाहिए। और इसी संबंध में नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर अपन जागरूक नहीं है, अपने पास बहुत सारे अधिकार हैं लेकिन आज भी अगर अपन बात करते हैं तो सभी लोग अपने अधिकारों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। उसकी कमी यह है, क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि अज्ञानता, निरक्षरता, साक्षरता की कमी या ज्ञान या उनके प्रति जागरूक न होना। तो हमें अपने दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने हेतु जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की एक बुनियाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करते हैं तो मानव अधिकारों की बात होती है तो विश्वव्यापी एक घोषणा की गई थी 10 नवंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की एक सामान्य सभा थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों को सार्वजनिक घोषणा को यह स्वीकार कर उनको लागू किया था 10 दिसंबर को। याद रखना विश्वव्यापी जो घोषणा पूछा जा सकता है एक नंबर के रूप में कि मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई थी, तो 10 दिसंबर 1948 को। इसी संबंध में बाद में
अपने भारत में भी लागू हुआ, राजस्थान में भी एक प्रकार से मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, भारत में भी किया गया, उसके बारे में भी अपन विस्तार से देखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने सभी सदस्य जो देश हैं, जो यूएनओ चार्टर के सदस्य हैं, 193 वर्तमान में हैं, तो उन सभी देशों के मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा का जो पाठ था उसको प्रचारित करने का क्या किया था, आह्वान किया था कि जो यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं वो एक प्रकार से जो मानवाधिकार हैं उनका एक सार्वजनिक मंच से यह घोषणा, उनका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि सब लोग उसके प्रति क्या हो, जागरूक हो। तो इस संबंध में किस प्रकार से घोषणा की गई थी, किस प्रकार से विभिन्न सदस्य राष्ट्र थे, जैसे भारत भी उसका सदस्य राष्ट्र है, तो उसमें भारत के अंदर भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, मानव के अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात की गई, अपने राज्यों में भी की गई। तो ये किस प्रकार से की गई उसके संबंध में अपन विस्तार से देखेंगे आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।